Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. In the previous session, we were discussing about inertia and what is inertia. Inertia is a tendency of an object to resist any change now in its state of motion. Okay, मतलब ऑब्जेक्ट अपने बॉडी के स्टेट में कोई चेंज नहीं लाना चाहता. So today we will see what are the measures of inertia and types of inertia. Now from our common experience we know that it is easier to move a small and light object. जब छोटे और हल्के ऑब्जेक्ट्स को ईजिली मूव कर सकते देन अ लार्ज एंड हेवी वन. ओके, आप हेवी ऑब्जेक्ट्स को ईजिली मूव नहीं कर सकते. दैट वाज ऑल बिकॉज कि क्या होता है कि जब कोई बिग ऑब्जेक्ट होता है या लार्ज ऑब्जेक्ट होता है क्या करता है ज़्यादा इनर्शिया लगाता है. मीन्स मैंने एक कार ली और मैंने एक स्मॉल बॉल ली. ओके, अब कार में क्या हुआ, कार रेस्ट, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स आपके रेस्ट पर हैं. अब रेस्ट पर है तो क्या होगा अल्टीमेटली आपका कि कार को मूव कराने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कार ज़्यादा इनर्शिया लगाएगा अपने आप को रोकने के लिए. ओके, बट बॉल के केस में अपोजिट है. बॉल का मास कम है. अब जब मास कम है तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका बॉल को मूव कराने के लिए कम फोर्स लगानी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि वहाँ पे बॉल इनर्शिया कम लगाएगा. Okay, so that means greater the mass, greater will be the inertia. Smaller the mass, smaller will be the inertia. Okay, so that means thus a large or heavy body shows a greater resistance to change its state of rest or of uniform motion than a smaller, lighter body. ये मैंने आपको समझाया. Thus a heavier body has more inertia than a lighter body. Okay, therefore we can say that the larger the mass, जितना बड़ा मास होगा उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा. एंड स्मॉलर द मास, जितना कम मास होगा उतना ही कम इनर्शिया होगा. फॉर एग्जांपल, मतलब यहाँ पे आपको दूसरे वर्ड्स में क्या बता रहे हैं, दैट द मास ऑफ अ बॉडी इज़ अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया. दैट मीन्स कि इनर्शिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. सो अब हमने क्या किया, दो बॉडीज ली, मास ए एंड बी. ठीक है, मास ए का मास कम है एंड ऑब्जेक्ट ए का मास कम है एंड ऑब्जेक्ट बी का मास ज़्यादा है. सो क्या होता है कि आप इजीली मास ए को मूव करा सकते हैं बिकॉज वहाँ पे इनर्शिया कम लग रहा है. बट अगर हम मास बी की बात करें, ऑब्जेक्ट बी की बात करें, उनका मास ज़्यादा है तो वहाँ पे इनर्शिया ज़्यादा लगेगा एंड तभी आप उसे दोनों हैंड से मूव नहीं करा सकते. ओके, दोनों हैंड से मूव करा रहे हो आप. That means greater the mass, greater will be the inertia. Okay. Now, let's see some example. Now, which of the following has more inertia? किसका inertia ज़्यादा है? अलग अलग पार्ट्स हैं बेटा. फर्स्ट पार्ट में कंपेयर करना है आपको इरेजर को पेंसिल से. ओके, सेकेंड पार्ट में बुक को स्कूल बैग से कंपेयर करना है. फुटबॉल को स्टोन ऑफ सेम साइज से कंपेयर करना है. एंड फोर्थ में चेयर को टेबल से कंपेयर करना है. ओके, नाउ सी द सॉल्यूशन. इरेजर और पेंसिल में पेंसिल का मास ज़्यादा है तो पेंसिल ज़्यादा इनर्शिया लगाएगा. नॉट जस्ट हैव अ वेइंग बैलेंस, आपके पास एक वेइंग बैलेंस दिखाया गया है, पेंसिल की साइड आपका वेइंग बैलेंस टिल्ट हो गया है. दैट वाज ऑल बिकॉज कि पेंसिल का मास ज़्यादा है तो पेंसिल ने ज़्यादा इनर्शिया लगाया है. ओके, एज कम्पेयर टू इरेजर. द सेकेंड केस है स्कूल बैग एंड ए बुक. अब स्कूल बैग का मास ज़्यादा है तो वेइंग बैलेंस बुक बैक की तरफ टिल्ट हो गया. दैट मीन्स बैक ज़्यादा इनर्शिया लगाएगा एज कम्पेयर टू बुक. अब फुटबॉल और स्टोन है सेम साइज़ का, मतलब फुटबॉल और स्टोन का साइज़ सेम है बट आपको पता है कि स्टोन में मास ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू योर फुटबॉल. तो स्टोन की साइड वेइंग बैलेंस टिल्ट हो गया. अब मास ज़्यादा है तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा आपका फुटबॉल का. ओके, नाउ सेम विद द केस ऑफ चेयर एंड अ टेबल. ओके, चेयर एंड टेबल में क्या होता है आपका कि टेबल का मास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चेयर तो टेबल ज़्यादा इनर्शिया लगाएगा एज़ कम्पेयर टू योर चेयर. आई होप दिस इज़ क्लियर. नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ इनर्शिया. हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया होते हैं. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. ओके, नाउ फर्स्ट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट. A body at rest does not change its state of rest unless a force is applied on it. अगर एक बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट की पोजीशन मेंटेन करना चाहती है, चेंज नहीं करना चाहती जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई
नहीं होती। सी फॉर एग्जाम्पल एक फुटबॉल है, वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रह रही है, दैट इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नाउ नेक्स्ट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। अ मूविंग बॉडी कंटिन्यूज टू रिमेन इन मोशन। अगर एक बॉडी कॉन्टीन्यूसली मूव कर रही है तो मूवमेंट में ही रहना चाहती है, कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाती। जैसे आपने एक लास्ट वीडियो में देखा था, जो हमने कल वीडियो अपलोड की थी, आपने इसमें देखा था एक बॉल कॉन्टीन्यूसली मूव कर रही थी जब तक उसके सामने एक हैंड नहीं आया था। अब हैंड ने क्या किया था, उस बॉल की मोशन को रोक दिया। तो हैंड ने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करी। दैट मीन्स कि वहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स थी किसने अप्लाई की, हैंड में, और किसके मोशन को अपोज किया, बॉल के। तो बॉल कौन सा मोशन लगा रहा था, इनर्शिया ऑफ मोशन लगा रहा था। ओके, नाउ यहाँ पे एग्जांपल है आपका, अ पर्सन सिटिंग इन अ रनिंग बस इज थ्रोन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन इट स्टॉप सडनली। मतलब अब पर्सन बस में बैठा हुआ है, बस मूव कर रही है, बट जैसे ही उसको ब्रेक्स अप्लाई की जाती है तो बस एकदम जो पर्सन है वो आगे की तरफ झुक जाता है। नाउ सी, बस मूव कर रही है, पर्सन ब्रेक लगी एंड पर्सन आगे की तरफ आ गया। दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। अब ऐसा हुआ क्यों? अब आपको पता है कि आपकी जो बॉडी है उसमें दो पार्ट्स हैं, अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी। लोअर बॉडी में आपका लेग्स वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है। अब लेग्स क्या है, बस के साथ मूव कर रही है, ओके। तो वो मूव करते रहना चाहती है, वो अपना इनर्शिया ऑफ मोशन मेंटेन करना चाहती है। बट ऐसा नहीं हुआ कि बस ने क्या किया, ब्रेक्स अप्लाई कर दी, और जैसे ही ब्रेक्स अप्लाई हुई तो क्या हुआ, एकदम से वहाँ पे बॉडी जो अपर बॉडी थी वो रेस्ट पर थी, तो वो आगे की तरफ बेंड कर गई। ओके, सेम इज द केस विद योर इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और वो एकदम से आगे की तरफ मूव करता है, मतलब आपका सपोज यहाँ पे बस क्या था, मूव कर रही थी इनर्शिया ऑफ मोशन में, बट अगर मैं बोलूँ कि बस रेस्ट पर है एंड एकदम से बस मूव करना स्टार्ट करती है, तब क्या होता है कि आपकी बॉडी पीछे की तरफ गिर जाती है, जर्क लगता है पीछे की तरफ। दैट वाज ऑल बिकॉज कि आपकी बॉडी रेस्ट पर थी एंड रेस्ट पर ही रहना चाहती थी, बट ऐसा नहीं हुआ, तो वो क्या हुआ, पीछे की तरफ जर्क लग गया। आएगा भी ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है कि बॉडी जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में चलते रहना चाहती है, उसे चेंज नहीं करना चाहती, ठीक है। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी इज अनएबल टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपका बॉल है, ग्राउंड पे मूव कर रहा है कॉन्टीन्यूसली इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। सी, बॉल कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहा है राइट टू लेफ्ट, बट अब क्या होएगा कि एक बैट्समैन आएगा, उस बॉल को हिट करेगा। बैट्समैन आया, बॉल को हिट करी, बॉल की डायरेक्शन चेंज हुई लेफ्ट टू राइट। नाउ बैट्समैन ने क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई। अब उस एक्सटर्नल फोर्स से क्या हो रहा है कि आपकी बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई, ओके। To change the direction of a ball, the person hit the ball with a bat. The force applied with the bat is an external force by virtue of which the direction of the ball changes. So we have studied about three types of inertia: inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction. Now see some illustrative questions. The first question is, explain why some of the leaves may get detached फ्रॉम अ ट्री इफ़ विग्रसली शेक इट्स ब्रांच। अब आपने ट्री की एक ब्रांच को शेक किया तो वहाँ पे जो कुछ लीव्स थी वो नीचे गिर गई। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? रीज़न बीइंग, आपका ट्री की जो ब्रांच थी वो रेस्टिंग स्टेट पे थी, तो वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगाती, बट आपने शेक किया, शेक करने से क्या वो मोशन में आ गई, उस मोशन को अपोज करने के लिए क्या हुआ, लीव्स नीचे गिर गई। सी, व्हेन अ ब्रांच ऑफ ट्री इज शेकन इट सेट्स इनटू मोशन. The leaves, however, tend to remain in the state of rest. As a result, the leaves may get detached from the branch. See, tree थी, shake किया आपने branch शेक करने से वो सारी leaves नीचे गिर गई, okay. That was all due to gravity. Now next is, why it is advised to tie the luggage with a rope on the roof of bus. कि अब लगेज को क्यों बांधते हैं बस पे? अब आपको पता है लगेज तो आपका फिक्स है नहीं बस के साथ, तो जब भी बस सडनली स्टार्ट की जाएगी तो लगेज पीछे की तरफ जाएगा। क्यों?
क्योंकि लगेज रेस्टिंग स्टेट पे वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगाएगा। अब उसको अपोज करने के लिए मोशन को अपोज करने के लिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट लग रहा है, तो इसलिए वो पीछे की तरफ गिर जाएगा। सी, रेस्ट था, मूवमेंट में गई, लगेज पीछे आ गया। अभी मैंने आपको यही बताया था कि जब इनर्शिया ऑफ मोशन जब हम कर रहे थे कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्टिंग स्टेट पे है, मतलब आपका कोई भी बस अगर रेस्टिंग स्टेट पे है और एकदम से मोशन में आती है तो ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ जाता है, जग पीछे की तरफ लगता है, आपकी बॉडी पीछे जाती है। बट अगर आपकी बॉडी मतलब अगर आपका व्हीकल मूविंग है सी और ब्रेक्स लगी तो वो आगे की तरफ आए, यही आपने इनर्शिया ऑफ मोशन में देखा था। When a moving bus stops suddenly, the luggage continues to remain in the state of motion due to inertia of motion. As a result, the luggage might slide towards the front side of the bus and fall forward. Therefore, it is advisable to tie the luggage with a rope. I hope this is clear. Please copy all the notes from the video as it is. Now you have some questions. These are 5 questions. Please use this box. I read the SI unit of force is dash. Force is a dash quantity. Internal force does not change the dash of a body. When a number of forces acts on a body and the resultant force is not zero, then the forces are said to be dash force. Impulse has same unit as those of dash. Now dash is sometimes termed as coefficient of linear inertia. Newton's first law of motion provides a qualitative definition of dash. When a number of force acts on a body and the resultant force is zero, then the forces are said to be dash. Net force acting on a mass of 10 kg moving with a uniform velocity of dash is dash. The inertia of body depends on dash. That's all for today. Please copy the notes as given in the video. That's all for today. Thank you.